बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का विकास स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 11 का पॉलिटिकल साइंस और इसमें चैप्टर नंबर 2 की बात करेंगे भारतीय संविधान में अधिकार यानी कि राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, पहला जो चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूशन वाई एंड हाउ, ये चैप्टर अपलोडेड है। जिन बच्चों ने नहीं देखा डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां पे देख सकते हैं। एक ग्रुप बनाया गया है टॉपर्स ग्रुप आप सभी के लिए, जितने भी बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं यूट्यूब पे, उन बच्चों के डाउट्स वगैरह और भी जो क्वायरीज वगैरह होते हैं इन सब चीज को रिजॉल्व करने के लिए एक ग्रुप बनाया गया है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उस पर क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, और मेरा नंबर है, आप उस पर मैसेज भी कर सकते हो अगर कोई डाउट है तो। ठीक है, अब चलिए जा रहे हैं हम चैप्टर की शुरुआत करने के लिए और वन शॉट में हम सारी चीजों को कवर करेंगे। देखिए चैप्टर का नाम है भारतीय संविधान में अधिकार। अधिकारों के ऊपर हम थोड़ा सा बात करेंगे कि अधिकार क्या होते हैं, क्योंकि भाई अधिकारों का जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है आज की डेट में। अगर आपको अपने राइट्स के बारे में नहीं पता है तो आपके साथ कुछ भी गलत हो सकता है। तो अधिकार क्या होते हैं? किसी व्यक्ति के पास किसी विशिष्ट कार्य को करने अथवा किसी विशेष पद को ग्रहण करने की क्षमता या फिर योग्यता या फिर शक्ति, तो उसे उस व्यक्ति की विशिष्ट अधिकार कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, ध्यान से समझिएगा। जैसे आप मान लेते हैं गाड़ी लेके कहीं जा रहे हैं और अचानक से किसी व्यक्ति ने आपको हाथ दिया, आप रुकते हो और वो कहता है ड्राइविंग लाइसेंस दो। आप क्या करोगे? ड्राइविंग लाइसेंस दोगे, लेकिन क्या देखोगे? सबसे पहले उस व्यक्ति के यूनिफॉर्म को देखोगे कि क्या वो ट्रैफिक हवलदार है। अगर है तो ही आप दोगे, अदरवाइज कोई नॉर्मल व्यक्ति आपसे मांगे तो आई थिंक आप नहीं दोगे। क्यों नहीं दोगे? क्योंकि वो जो वर्दी है वो तभी मिलती है जब उसके पास योग्यता आ जाती है या फिर क्षमता आ जाती है। इसका मतलब उसके पास अधिकार है आपका डॉक्यूमेंट्स चेक करने का। तो इसका मतलब तो यही हुआ, किसी व्यक्ति के पास किसी विशिष्ट कार्य को करने या फिर विशेष पद को ग्रहण करने की जो क्षमता, योग्यता अथवा शक्ति होती है, उसे उस व्यक्ति की विशिष्ट अधिकार कहते हैं। इट मीन्स इफ ए पर्सन हैज एबिलिटी, क्वालिफिकेशन और पावर टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क, कोई भी टास्क करने के लिए वो है एलिजिबल है, एंड और टू होल्ड ए पार्टिकुलर पोजीशन, या फिर कोई पोजीशन पाने के लिए, ठीक है, इट इज कॉल्ड दैट पर्सन स्पेशल राइट। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे बात करते हैं। आगे दूसरी वाली बुक में आपको एक चैप्टर भी मिलेगा इसी चीज के ऊपर, मतलब किसके ऊपर? ये अधिकार के ही ऊपर। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अधिकार यानी कि राइट्स वे चीजें या फिर सुविधाएं हैं जो हमें जन्म से यानी जन्म से भी, संविधान से भी हमें मिलती है। ठीक है, दीज आर थिंग्स और facilities that we get either by the birth or are granted to us by the constitution or law। ठीक है, या तो जन्म से मिलती है चाहे वहां से, which allow us to live a life with the dignity, safety and the freedom। इसका मतलब होता है कि जिसकी वजह से हम सम्मान, सुरक्षा, स्वतंत्रता के साथ अपना जो जीवन है व्यतीत कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मीनिंग, मीनिंग की समझते हैं। मीनिंग तो अभी हमने जस्ट ऊपर ही बात कर लिया, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा एक अदर मीनिंग है उस चीज को देख लेते हैं। राइट्स आर दो थिंग्स विच वी डिजर्व टू हैव। ठीक है, वो चीजें होती है जो हमें मिलनी चाहिए, एंड वी कैन यूज लाइक द फ्रीडम ऑफ स्पीच, जैसे बोलने की आजादी, राइट टू एजुकेशन, पढ़ाई का हक, राइट टू प्रोटेक्शन यानी कि सुरक्षा का हक। ये सब चीज क्या है? हमारे अधिकार। अब ये वाला जो चैप्टर है ना, इस चैप्टर में आपको दो स्टोरी बताई गई है। एक शॉर्टली मैं स्टोरी को बता देता हूँ, क्योंकि इसमें से भी एक एक नंबर का क्वेश्चन आ जाता है या फिर पैसेज पे क्वेश्चन आ जाता है। पहला वो स्टोरी है जिसमें ये बताया गया है कि आखिर अधिकारों का महत्व होता कैसे है। आखिर आपको अधिकार ना पता हो तो क्या हो जाएगा। तो ऐसे में एक उदाहरण लिया गया है 1982 के इस एशियाई खेलों से पहले, यानी कि एशिया का खेल होने वाला था, उससे पहले क्या हुआ? द गवर्नमेंट असाइन लार्ज स्केल कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, यानी कि गवर्नमेंट क्या करती है, एक बड़े पैमाने पे, ठीक है, फ्लाईओवर या फिर स्टेडियम का निर्माण करना चाहती थी। इसके लिए वो मेनी लेबरर्स वर्क डे एंड नाइट, यानी कि बहुत सारे लेबरों को अपॉइंट करती है। ठीक है, जिसकी वजह से लेबर क्या करते हैं, काम करते हैं डे और नाइट दोनों मिलकर। ठीक है, बट ऑफन देयर राइट्स, लेकिन कहा जाए तो मेहनत उन्होंने बहुत ज्यादा की, लेकिन कई बार उसकी जो मजदूरी होती है, ठीक है, सच एज द राइट टू फेयर वेजेस, ठीक है, राइट टू सेफ वर्किंग कंडीशन एंड ह्यूमन राइट्स आर वायलेटेड। कई बार ऐसा होता है कि उनकी जो सुरक्षा है, सुरक्षा, काम के सुरक्षा का अधिकार या फिर मानव अधिकारों का बहुत ज्यादा उल्लंघन होता है। जैसे उनको सेफ्टी गार्ड ना देना या फिर बहुत सारी चीजें होती है, उनको भेदभाव कर देना, या फिर कहते हैं चलो जितना कॉस्ट कटिंग हो ज्यादा अच्छा है, पैसा बचेगा। इस तरीके से जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं वो रख लेते हैं उनको, और इसकी वजह से क्या होता है, इनके अधिकारों का हनन होता है। ठीक है, द लेबरर वर मेड टू वर्क
बट द प्रॉपर केयर वर नॉट टेकिंग रिगार्डिंग देयर वर्किंग कंडीशन और द फेयर पे, यानी कि कई बार ऐसा होता है कि उनको अच्छी स्थिति में काम करने भी नहीं दिया जाता है, ठीक है, या फिर नहीं दिया जाता वो सारी सुविधाएं, और उनको जो मजदूरी होता है ना वो भी ठीक ठाक ढंग से नहीं दिया जाता है। दिस इज अ वायलेशन ऑफ द राइट, इसकी वजह से अधिकारों का हनन होता है, क्योंकि हर मजदूर को सुरक्षा, काम तथा सही वेतन का हक है, ठीक है। तो एशियाई खेलों से पहले ये सारी चीजें होती हैं, और उसके बाद क्या होता है कि इसके लिए केस होता है, और फिर उसके बाद जो वर्कर्स थे, कई बार ऐसा भी हुआ था इसमें कि वर्करों ने काम किया और उनको जो दिहाड़ी थी वो उनको सही तो ढंग से नहीं मिल पाई, तो इन्होंने केस किया, आगे चल के दोबारा इनको मिलता है। तो अधिकारों के बारे में अगर पता रहेगा तभी, नहीं तो नहीं। लेकिन ये जो सेकेंड स्टोरी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टोरी है, ध्यान से समझिएगा। एक व्यक्ति है जिसका नाम है मचल लालू, ठीक है। ये क्या होता है, असम का रहने वाला था, एंड 1951 में लमसम 23 साल का जब वो उसका उम्र था, तो उसको जेल भेजा गया। अच्छा, जेल क्यों भेजा गया? माइनर एक ऑफेंस हो गया था, कुछ थोड़ी बहुत गलतियां हो गई थी, और उसकी वजह से उनको जेल भेजा गया था। बट ऐसा है कि कहा जाता है कि वो शायद उन्होंने गलती की या नहीं थी, इसके बारे में कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन फिर भी उनको जेल में डाल दिया जाता है। बट ड्यू टू ए मिस्टेक ही वर केप्ट इन जेल फॉर द मोर देन 50 ईयर्स। और आप सोचो, 23 साल की उम्र में वो जेल गया और 50 साल तक वो जेल में रहता है। और जब वो रिलीज किया गया ना, मानो एक ऐसे एज में, लमसम 73, ठीक है, 73 ईयर्स के एज में उसको रिलीज किया गया। आप सोचो कि एक जवानी की एज से लेकर बुढ़ापे की एज के बीच में पूरा का पूरा जो जिंदगी है वो जेल में बिताए, तो उन्होंने जिंदगी देखा तो देखा क्या। अब इसकी वजह से क्या हुआ? दिस वाज द वायलेशन ऑफ द पर्सनल लिबर्टी एंड राइट टू जस्टिस, यानी कि जिसकी वजह से जो व्यक्तिगत लिबर्टी होती है, व्यक्तिगत जो स्वतंत्रता होती है, उसकी हनन होता है, और न्याय पाने का अधिकारों का उल्लंघन किया गया। आगे चल के क्या होता है? आगे चल के उनको इंसाफ मिलता तो है, लेकिन आप क्या कह सकते हो कि समय मनी होता है। जब तक समय है तब तक हर चीज है, सब समय निकल जाता है तो आप क्या ही कर पाओगे। तो कीपिंग एनी पर्सन इन द जेल सो मेनी ईयर्स विदाउट अ रीजन, इट इज अ डायरेक्ट वायलेशन ऑफ फेयर फंडामेंटल राइट, जिसकी वजह से फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है। तो हर एक व्यक्ति को अपने अधिकारों के बारे में जानना चाहिए। तो ये दो स्टोरी के माध्यम से आपको चीजें समझाएंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं मेन चीज, जैसे अधिकारों का महत्व क्या होता है, इंपॉर्टेंस ऑफ द राइट। तो सबसे पहले इसका राइट्स का क्या इंपॉर्टेंट है? सबसे पहला है स्वतंत्रता तथा आत्मसम्मान का जीवन, यानी कि फ्रीडम एंड द सेल्फ रिस्पेक्ट की जीवन जीने के लिए। जैसे अधिकार हमें अपनी बात कहने, अपनी पसंद के अनुसार जीने तथा अपने फैसले के लिए आजादी देता है। राइट्स गिव अस द फ्रीडम टू एक्सप्रेस आवरसेल्व्स एंड लिव अकॉर्डिंग टू आवर चॉइस, जैसा मर्जी वैसा रहे, एंड मेक आवर द ओन डिसीजन, जैसा मर्जी वैसा डिसीजन ले सकते हैं। विदाउट राइट वी वुड रिमेन अंडर द कंट्रोल ऑफ अदर, यानी कि अगर हमारे पास राइट्स नहीं है तो हम दूसरे के कंट्रोल में रहेंगे, ठीक है। तो इसलिए अधिकारों का महत्व होता है। दूसरे नंबर पे न्याय तथा समानता के लिए, अगर हमारे पास अधिकार है तो हम, जाहिर सी बात है, जस्टिस होगा हमारे साथ, और एक तरीके से इक्वालिटी भी होगी, ठीक है। तो ये बराबरी का दर्जा भी देता है, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे कैसे भी क्लास का लोग हो, उसको ये चीजें मिलती हैं। जैसे शिक्षा का अधिकार, मत देने का अधिकार, जीवन तथा स्वतंत्रता का अधिकार, ये सारे चीज, राइट टू एजुकेशन, राइट टू वोट एंड द राइट लाइफ एंड द लिबर्टी। तो अधिकारों का महत्व ये होता है, समझ में आ रही बात। इसके साथ साथ सुरक्षा तथा संरक्षण, यानी कि आपके पास राइट है तो आपके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, कोई भी किसी प्रकार का वायलेशन नहीं होगा, आपको एक तरीके से प्रोटेक्शन मिलेगा, आपका कोई भी एक्सप्लॉइटेशन नहीं होगा। तो ये सारी चीजें इसमें आती हैं, ठीक है। इसके साथ साथ उदाहरण के लिए जैसे बाल अधिकार है ना, कई बार ऐसा होता है कि बच्चों के साथ भेदभाव हो जाता है, तो ऐसे में उनको चाइल्ड राइट दिया गया है। महिलाओं का अधिकार भी है, जैसे वुमन राइट्स दिया गया है, एंड द वीमेन राइट्स हो गया। इसके अलावा लेबर राइट्स प्रोवाइडेड प्रोटेक्शन टू द वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, यानी कि जो दबे कुचले लोग होते हैं उनको भी एक सपोर्ट मिलता है। चौथे नंबर पे व्यक्तित्व का विकास, यानी कि जिस भी व्यक्ति के पास राइट्स होते हैं और उसको नॉलेज होता है, तो जाहिर सी बात है डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनालिटी, और पर्सनालिटी अच्छी खासी वो, है ना, जीते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जिसकी वजह से अगर किसी व्यक्ति के पास है तो अपनी क्षमता के अनुसार अपने जीवन जीते हैं, तो ये सारी चीजें इसमें होती है। समझ में आ रही बातें? चलिए, ये चीजें हमने पढ़ ली महत्व के बारे में। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज है, क्या है? अधिकारों का घोषणा पत्र। और क्या पूछा जाता है ये मैं आपको बता दूं। इसमें ये पूछा जाता है कि अधिकारों का घोषणा पत्र कब लागू हुआ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हमारा संविधान बनने से पहले 1928 में ये बात रखी गई थी कि जब भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनता है तो ऐसे में राइट्स जरूर होंगे, क्योंकि व्यक्ति तभी रह सकता है जब उसके पास राइट्स हो। तो वही चीजें इसमें लिखा हुआ है। अधिकारों की घोषणा पत्र से अभिप्राय ऐसे पत्र से है जो कि 1928 में मोतीलाल नेहरू की एक जो समिति थी, ब्रिटिश शासकों ने उठाई थी इसको। इस प्रकार ये सुनिश्चित किया गया था कि आजादी के पश्चात संविधान के दौरान संविधान में अधिकारों का समावेश किया जाएगा। वही जो मैंने आपको बताया ना
कि एक प्रकार का डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स रेफर टू डॉक्यूमेंट्स डिमांडेड फ्रॉम द ब्रिटिश रूलर इन 1928 बाय द मोतीलाल नेहरू कमेटी। अब कई लोग इनको जवाहरलाल नेहरू से कंपेयर करने लगते हैं, तो मैं आपको बता दूं ये एग्जैक्ट याद रख लेना, मोतीलाल नेहरू की कमेटी थी, 1928 की बात हो रही है। और ये कहा गया था कि जब संविधान बनेगा तो उसमें क्या है इंक्लूड किया जाएगा, ठीक है। और इसी को इन लोगों के लिए मौलिक अधिकारों को रखा जाएगा, ये सारी बातें की गई थी, फंडामेंटल राइट्स रखा जाएगा। टू डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स डॉक्यूमेंट दैट स्टेट व्हाट बेसिक राइट्स एवरी ह्यूमन बीइंग हैज, यानी कि जो बेसिक ह्यूमन नीड होती है उसके लिए राइट्स दी जाएगी, ठीक है। आगे ये अधिकार किसी को भी बराबरी, आजादी, सुरक्षा, सम्मान जैसी जीवन जीने का अधिकार देता है। दिस राइट आर गिवन एवरीवन द राइट टू लिव विद द इक्वालिटी, फ्रीडम एंड सिक्योरिटी एंड डिग्निटी के साथ अपना जीवन व्यतीत करता है, किसी चीज की आजादी देता है, ठीक है। अब यहाँ से मेन चीज जो कि 6 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे मौलिक अधिकारों के बारे में बात कर लेते हैं। मौलिक अधिकार उन अधिकारों को कहा जाता है जो कि व्यक्ति के जीवन के लिए मौलिक होने के कारण, अब अच्छा मौलिक का मतलब क्या हुआ, आवश्यक होने के कारण संविधान द्वारा नागरिकों को दिए गए, है ना। तो फंडामेंटल राइट्स आर दोज राइट दैट आर एसेंशियल फॉर अ पर्सन लाइफ एंड प्रोवाइडेड टू सिटीजन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इन विच दैट स्टेट कैन नॉट इंटरफेयर, यानी कि इसमें स्टेट का कोई लेना देना नहीं होता है, क्योंकि ये देता कौन है, संविधान देता है। ये ऐसे अधिकार होते हैं जो कि व्यक्ति के व्यक्तित्व के पूर्ण विकास के लिए आवश्यक होते हैं, इनके बिना मनुष्य अपना विकास नहीं कर सकता। दीज आर राइट्स नेसेसरी फॉर फुलफिल डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल पर्सनालिटी विदाउट विच अ पर्सन कैन नॉट अचीव कंप्लीट डेवलपमेंट, इसके बिना कोई भी व्यक्ति अपना कंप्लीट डेवलपमेंट नहीं कर सकता। इस वजह से फंडामेंटल राइट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब बहुत सारे बच्चों का दिक्कत होता है, भैया फंडामेंटल राइट्स कितने होते हैं, तो भैया 6 होते हैं, लेकिन 6 फंडामेंटल राइट्स को सीरियल वाइज याद करना बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। तो आगे मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूँ। बाकी वीडियो कैसी लग रही है लाइक करके जरूर बताएं, इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि देखो भाई इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों टाइप्स के बच्चों को पढ़ाया जाता है। अब ध्यान दीजिए, मौलिक अधिकारों की बात करें तो 6 मौलिक अधिकार होंगे, जैसे समानता का अधिकार यानी कि राइट टू इक्वालिटी, जो कि 14 से 18 में लिखा गया है। तो पेपर में आपको सिर्फ और सिर्फ राइट टू इक्वालिटी लिखना है, जरूरी नहीं है आर्टिकल भी लिखना हो, हालांकि लिख दोगे तो अच्छे नंबर मिलने के चांसेस और ज्यादा हो जाते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार यानी कि राइट टू फ्रीडम, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है, सॉरी शोषण के विरुद्ध अधिकार ये हो जाएगा। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार यानी कि राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियस, कोई भी आप धर्म मान सकते हो। संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार यानी कि कल्चर एंड द एजुकेशनल राइट्स हो जाता है कि आप कोई भी शिक्षा ग्रहण कर सकते हो। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार जिसको हम बोलते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ठीक है। अब यहीं पे मैं आपको चीजें समझा देता हूँ, आगे इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, आप एक एक करके चीजों को पढ़ सकते हैं, पहले यहाँ पे समझ लीजिए। बात करते हैं समानता का अधिकार। समानता का अधिकार एक ऐसा राइट है जो कि आपको इक्वालिटी देता है कि भाई अगर आप स्कूल जाते हो तो स्कूल में सभी को एक समान ड्रेस लगेगा, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, और ये नहीं कहा जाएगा कि तुम यहाँ बैठो, तुम यहाँ बैठो, तुम अमीर हो, तुम गरीब हो, या तुम इस कास्ट हो, तुम इस कास्ट हो। क्यों? राइट टू इक्वालिटी, सबको इक्वालिटी दिया जाता है। स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्र हो आप कोई भी चीज करने के लिए, मतलब कोई भी चीज का मतलब होता है अच्छा चीज करना, कहीं भी आने जाने, रहने, खाने पीने, उठने बैठने, भाषण देने के व्यक्ति, ये सब चीज का अधिकार आपके पास है, ठीक है। आप राइट टू स्पीच आपके पास है, ये सारे चीज कर सकते हो। शोषण के विरुद्ध अधिकार का मतलब क्या होता है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन का मतलब क्या होता है कि आपका अगर कहीं शोषण हो रहा है तो आप इसके अगेंस्ट में भी कार्रवाई कर सकते हो, ठीक है, कार्रवाई कर सकते हो, क्योंकि आपके पास ये राइट्स दिए गए। जैसे कई बार ऐसा होता है ना, बच्चों के साथ भेदभाव हो जाता है, महिलाओं के साथ भेदभाव हो जाता है, ऐसे। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जिसमें कहा गया है कि आप कोई भी रिलीजियस को फॉलो कर सकते हो। संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार जिसमें कल्चर के ऊपर बात की जाती है कि भाई देखो आप कोई भी कल्चर फॉलो कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि आप उसी स्टेट से बिलोंग करना चाहिए। अब जैसे मान लेते हैं दिल्ली है, दिल्ली में बहुत सारे स्टेटों के लोग रहते हैं, वो अपने हिसाब से अपना कल्चर निभाते हैं, भाई उनके ऊपर डिपेंड करता है। शिक्षा पाने का भी अधिकार होता है। अगला है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जिस अनुच्छेद 32 में लिखा गया है। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का मतलब होता है कि एक तरीके से संवैधानिक उपचारों का अधिकार, कि अगर ऊपर के आपके 5 मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, वॉल्यूशन हो रहा है, ऐसे में संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहता है कि आप न्यायालय जा सकते हो, न्यायालय में जाने की आपको परमिशन देता है कौन, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इस तरीके से आप न्यायालय में जा सकते हैं। कहा जाता है कि हृदय और आत्मा, किसको कहा जाता है, यही कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को कहा जाता है हृदय और आत्मा, यानी कि हार्ट एंड साउल के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि अगर ये लास्ट वाला मौलिक अधिकार ना हो तो आप हो सकता है कि आप कोर्ट में भी ना जा पाए, तो ये चीज है, ठीक है। चलिए अब आगे हम बात कर लेते हैं, अगले उस पर चलते हैं। बहुत सारे बच्चों की दिक्कत होती है भैया याद नहीं होता, तो मैं आपको बता दूं, आपको ये लाइन याद करनी है, इससे क्या होगा,
आपको सीरियल वाइज चीजें याद है। जैसे सम का मतलब होता है समानता का अधिकार, सम स्टार्टिंग में देखो सम लिखा हुआ है ना। स्व का मतलब होता है स्वतंत्रता का अधिकार, जैसा कि आप देख सकते हो। सो का मतलब होता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, ध का मतलब होता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति का मतलब होता है संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, और उपचार का मतलब होता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो, स्वतंत्रता, समानता, शोषण के विरुद्ध, धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार और सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये टोटल आपके कितने हो गए? 6। समझ में आ रही बात है? चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अब एक एक को एक्सप्लेन किया गया है, मैं आपको कहूं कि पूरा का पूरा याद नहीं करना है, सिर्फ 1 या 2 पॉइंट पढ़ लेना, या फिर आप इसको ऐसा भी एक्सप्लेन कर सकते हो कि समानता का अधिकार वो अधिकार होता है जिसमें हर एक व्यक्ति को समान रहने का अधिकार होता है, जैसे कानून का समान संरक्षण हो गया, कोई भी धर्म, जाति, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा, कास्ट, जेंडर, है ना, रिलीजन के हिसाब से आपके साथ कोई वायलेशन नहीं कर सकता है, राइट टू अपॉर्चुनिटी आपके पास है, अवसर की समानता, ऐसे ऐसे याद कर लो, बात खत्म। ठीक है, तो एक एक करके मैं दिखा देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसको पढ़ लीजिए या फिर वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिए, ये तो मैंने आपको समझा दिया, वही सारी बातें लिखी हुई है, इतना बड़ा आपको याद करने की जरूरत नहीं है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको पूरा एक्सप्लेनेशन की जरूरत है, इस वजह से मैं इस डाल दिया। ठीक है, हालांकि पेपर में अगर आएगा तो आपको सिर्फ 2 या 3 लाइन में एक्सप्लेन कर देना, इतना बहुत बात करें। ठीक है, चलिए, शोषण के विरुद्ध अधिकार, बदवा मजदूरी पे रोक, जैसे बच्चों से काम कराने पर रोक, ये सारी चीज है ना, प्रोहिबिशंस ऑफ द बैंड लेबर, ठीक है, बॉन्डेड लेबर। ठीक है, आगे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियस, आप देख सकते हो कि हर एक व्यक्ति को आस्था प्रार्थना की आजादी है, यानी कि एक तरीके से अपने फ्रीली प्रे कर सकता है और अपने रिलीजन के हिसाब से वो, ठीक है, वो कुछ भी कर सकता है, मतलब वो चीज जो समाज के लिए सही है। आगे ये शिक्षा और संस्कृति का अधिकार हो गया, और ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार होगा, जिसमें ये चीजें हैं। यहाँ पे समझने योग्य बात है ये क्या, कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में ये बात कहा गया है कि आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो आप कहाँ जा सकते हो, आप जा सकते हो सीधा कोर्ट में जा सकते हो, और कोर्ट उस चीज की सुनवाई करेगा। ठीक है, अच्छा, कोर्ट किस फॉर्म में सुनवाई करेगा, जैसे वो जो डिसीजन देगा ना वो रिट के फॉर्म में देगा, मतलब रिट जारी किया जाएगा। रिट में क्या होगा भाई, रिट में ये बात लिखा रहेगा कि आपका किस तरीके से शोषण हुआ और किस तरीके से आपको इंसाफ मिलेगा, सारी बातें लिखी रहती है। ठीक है, अनुच्छेद 19F को संविधान का अधिकार 1978 के द्वारा हटा दिया गया था, क्यों, क्योंकि इसमें राइट टू प्रॉपर्टी का अधिकार दिया गया था, आगे चल के इसको फंडामेंटल राइट से रिमूव कर दिया गया था। और डॉक्टर BR अम्बेडकर, जिनको भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है, इन्होंने अनुच्छेद 32 को हृदय तथा आत्मा की संज्ञा दी है, यानी कि हार्ट एंड साउल का नाम दिया हुआ है। इस तरीके से आपको ये याद करके रखना है, इसलिए मैंने ये चीज पढ़ा। ठीक है, चलिए भाई, ये चीजें हो गई आपकी फर्स्ट पार्ट में, तो हम वन शॉट में सारी चीजें कर रहे हैं, तो बस छोड़िए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं रिट क्या होता है। अभी हमने जस्ट बात किया यहाँ पे कि जो मौलिक अधिकार का हनन होता है तो फिर न्यायालय जारी करता है क्या, रिट जारी करता है। तो अब उसी रिट के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ध्यान से देखिए रिट क्या होता है। तो रिट एक प्रकार का कानूनी आदेश है, यानी कि लीगल ऑर्डर होता है, जिसको कोर्ट द्वारा है ना पेश किया जाता है, चाहे वो हाई कोर्ट हो गया, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो गया, वो चीजें करता है। और क्यों करता है, क्योंकि अगर किसी के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हुआ है तब ये चीजें लागू की जाती है। मतलब अगर किसी नागरिक के साथ गलत होता है तो सीधा कोर्ट में जाकर अपनी भी मदद कर मांग सकता है, और कोर्ट उस पर रिट जारी करती है, सरकारी संस्था या फिर अधिकारी को आदेश देती है कि भाई गलती को ठीक कर। मीनिंग वही सारी चीजें जस्ट मैंने आपको वही बताया, वही चीजें इसमें भी लिखी हुई है। इफ एनी सिटीजन फेस इनजस्टिस, they can directly approach the court for the help, and the court issue a writ directing the concerned government authority and official to correct the wrong doing, यानी कुछ भी गलत हो रहा है तो उसको सही करने का आदेश दे सकती है। अब हम बात करते हैं रिट कितने टाइप्स के होते हैं। तो रिट देखिए भाई 5 टाइप्स के हो जाते हैं। एक होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसको बोलते हैं हेबियस कॉर्पस। दूसरा बोलते हैं परमादेश, जिसको बोलते हैं मैंडामस। तीसरा हो गया निषेध आदेश, यानी कि प्रोहिबिशन। चौथा हो गया अधिकार परीक्षा, यानी कि क्योटो वारंटो। और उत्प्रेक्षा जिसको सेरेटरी के नाम से जाना जाता है। तो ये हो गया आपके 5 मौलिक अधिकार। अब एक एक करके मैं चीजों को समझाने जा रहा हूँ, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, चीजों को बस समझना। पहला होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी कि जिसको हेबियस कॉर्पस के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है तो 24 घंटे के अंदर अंदर उसको न्यायालय में पेश करना ही बंदी प्रत्यक्षीकरण कहलाता है। जैसे आप समझिए, बंदी का मतलब क्या होता है, किसी को बंधक बना रखे हो, और प्रत्यक्षीकरण का मतलब क्या होता है, उसको प्रेजेंट करना। तो इसमें कहा जाता है कि जिस भी व्यक्ति को गिरफ्तार करके रखे हो, वो ये भी तो हो सकता है कि आप शक के आधार पर गिरफ्तार किए हो, तो फिर गैर कानूनी होगा। तो 24 घंटे के अंदर अंदर आपको उसको पेश करना है। ठीक है, तो यही चीज लिखा है कि अगर किसी व्यक्ति को गैर कानूनी तरीके से पकड़ा गया है, जेल में रखा गया, तो उसको 24 घंटे के अंदर अंदर प्रेजेंट दैट पर्सन इमीडिएटली इन द कोर्ट। ठीक है, आगे बात करते हैं परमादेश, जिसको मैंडामस के नाम से जाना जाता है। परमादेश का मतलब होता है कोर्ट सरकारी अफसर या फिर संस्था को आदेश देती है कि आप अपना काम ठीक करो।
परमादेश का मतलब होता है कि एक ऐसा आदेश जारी करना जिसमें ये बात कहा जाता है कि आपके काम से किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट का वॉल्यूशन हो रहा है, मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, तो आप अपने काम को सही करो, डू योर ड्यूटी प्रोपरली, ठीक है, ये कहा जाता है। निषेध आदेश में यानी कि जिसको प्रोहिबिशन के नाम से जाना जाता है कि अगर कोई निचली अदालत कोई फैसला सुना देती है तो ऐसे में ऊपरी अदालत क्या करती है, उसको उस काम को करने से रोक देती है और उसके डिसीजन को निषेध कर देती है, यानी कि प्रोहिबिशन लगा देती है, ठीक है। अगला है क्योटो वारंट, यानी कि इसमें क्या कहा गया है, कोर्ट पूछती है कि तुम किस अधिकार से किस सरकारी पद पर बैठे हो, ठीक है, यानी कि कहा जाए जैसे होता नहीं कि कोई फर्जी डिग्री वगैरह लगा के किसी ऐसे पद पर बैठ गया जो उसके लायक नहीं है, तो ऐसे में कोर्ट क्या कहेगी, कोर्ट कहेगी भाई तुम गलत तरीके से बैठे हो, ठीक है, मतलब इस ये तुम्हारा हक है ही नहीं, तो ऐसे में क्या करती है, उसको हटा देती है, तो उसके लिए रिट जारी किया जाता है। और लास्ट में क्या लिखा है, सर्टेरी, इसमें क्या कहा गया, उत्प्रेक्षण रिट, जिसमें कहा गया है कि कोर्ट निचली अदालत से केस खींच लेती है, मतलब क्या हुआ कि अगर कोई फैसला निचली अदालत में चल रहा है तो उसको अपने पास मंगा लेती है और कहती है कि भाई तुम अपनी गलती को सुधारो, ठीक है। और ऐसे में अगर आपसे गलती हुई हो या निचली अदालत से गलती हुई हो या नहीं हो, वो अपने पास उस केस को मंगा लेती है और कई सिचुएशन में ट्रांसफर भी कर देती है एक जज को दूसरे उसमें, ठीक है। तो ये चीजें हो गई भाई टाइप ऑफ रिट। आई होप से समझ में आया होगा। अब हम मेन चीज की बात करते हैं जिसको बोलते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। क्या होता है, ध्यान से समझिए। कहा जाता है कि किसी भी राज्य को चलाने के लिए एक प्रिंसिपल चाहिए, मतलब एक रूल चाहिए, तो वही रूल्स इसमें लिखा है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में ये चीजें लिखी हुई। सबसे पहले हम अर्थ के बारे में बात कर लेते हैं, यानी कि मीनिंग क्या है। ये वो नियम तथा बातें हैं जो कि संविधान ने सरकार को बताई है। क्या बताई है कि देश को कैसे चलाना चाहिए ताकि जनता का भला हो पाए, समाज में बराबरी आ पाए। तो हम सिंपल सी बात, डीपीएसपी को हम ये समझ सकते हैं कि एक प्रकार का ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें नियम, रूल्स एंड प्रिंसिपल्स लिखे हुए हैं, जिसमें ये कहा गया है कि भाई किस तरीके से गवर्नमेंट काम करेगी, किस तरीके से आगे को अपने जनता के वेलफेयर के लिए काम करेगी, इन सभी चीजों के बारे में इसमें लिखा गया है, ठीक है। अच्छा, कहाँ लिखा गया है ये भी समझने योग्य बातें हैं। तो भारतीय संविधान के भाग 4 में लिखा गया है, यानी कि पार्ट 4 में लिखा गया और आर्टिकल 36 से 91 इस चीज के बारे में जिक्र किया गया है। अच्छा, किसके लिए लिखा गया ये भी समझने योग्य बातें हैं। तो ये सरकार के लिए लिखा गया है और क्या है, ये एक प्रकार का दिशा निर्देश है। इट मींस गाइडलाइन फॉर द गवर्नमेंट, दैट मींस द गवर्नमेंट शुड फॉलो देम, गवर्नमेंट उसको फॉलो करेगी, बट दे कैन नॉट बी इनफोर्स इन कोर्ट ऑफ लॉ, यानी कि कहा जाए इसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि आप जाकर कोर्ट में जबरदस्ती इसको लागू करवाओ। चलो मैं एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ। जैसे डीपीएसपी में बात लिखी गई है कि आप अपने समाज के लिए अच्छा रोड बनवाइए, बताइए रोड नहीं बन जाएगा तो आप कोर्ट में केस कर दोगे, नहीं कर पाओगे, ठीक है। हाँ, आप ये काम कर सकते हो कि अगली बार सरकार को बनने ही दो, किसी और को जिता दोगे, ये काम कर सकते हो, लेकिन क्या इसके लिए आप कोर्ट में लागू करवा सकते हो? तो इसको हम बोलते हैं कि नॉन जस्टिसबल, मतलब उसमें कोई जस्टिस नहीं मिल सकता है आपको, ठीक है। सरकार करे तो बढ़िया, नहीं करे तो आप उसको हटा सकते हो, सिंपल सी बात है भाई। लेकिन एक बात समझना, क्या समझना है आपको, कि ये वो चीज है जो कि एक गवर्नमेंट को करना चाहिए, करती है या नहीं करती वो बात की बात है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब इसके क्या उद्देश्य होते हैं, तो भाई समाज में समानता लाना, इक्वालिटी लाना, कल्याण करना, वेलफेयर के लिए काम करना, जस्टिस के लिए काम करना, महिलाओं के लिए काम करना, ठीक है, महिलाओं तथा बच्चों के लिए, वुमेन्स वगैरह इन सब चीज के लिए काम करना, वुमेन्स चाहे, और जीवन स्तर अच्छा उठाने, यानी कि लिविंग स्टैंडर्ड काफी अच्छा, गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो जाए, रक्षा यानी कि प्रोटेक्शन के रूप में बात करना, एनवायरमेंट के लिए अच्छा, ये सब चीज के लिए बात करना, ठीक है। चलो नेक्स्ट। अब वही जो नीति जो हमने यहाँ पे उद्देश्यों की बात की वही थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया, उसी चीज को आपको पढ़ना है। जैसे इसमें क्या लिखा है कि उद्देश्य तथा नीतियां, यानी कि ऑब्जेक्टिव एंड द पॉलिसीज क्या क्या लिखी गई। सबसे पहले लोगों के कल्याण की बात करना है, यानी कि वेलफेयर ऑफ द पीपल। दूसरा है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जीवन स्तर ऊंचा उठाना, संसाधनों का वितरण करना, जैसे आप देखते हो राशन वासन सही अच्छे ढंग से बढ़ता है, ये सारी चीज करना। इकोनॉमी एंड पॉलिटिकल जस्टिस के काम करना, राइजिंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, प्रमोशन ऑफ द इंटरनेशनल पीस, ये सब चीज का इसमें काम करना। आगे नीतियों के बारे में हम बात कर लेते हैं, जैसे समान नागरिक संहिता, जिसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर हम बात कर लेते हैं, यानी सबके लिए एक समान वो किया जाएगा, रूल बनाया जाएगा। मंदपान निषेध, यानी कि प्रोहिबिशन ऑफ द अल्कोहल, है ना, दारू वगैरह बंद करने से बिहार में बैन हो गया था, तो ये निर्देश दिए गए थे। उद्योगों को बढ़ावा देना, यानी कि कॉटन इंडस्ट्री को ज्यादा बढ़ावा देना, जो भी ऐसे पशु हैं जो कि यूजफुल है उनको नहीं मारना, ठीक है, पंचायत को प्रोत्साहन देना, ठीक है, ग्राम पंचायत को इंकरेजमेंट करना, ये सारे चीजें।
ऐसे अधिकार जिसके लिए न्यायालय में दावे नहीं किया जा सकता। आप समझिएगा, मैंने बताया ना कि इसके लिए आप न्यायालय में दावे नहीं कर सकते। जैसे पर्याप्त जीवन यापन, इसके लिए आप न्यायालय में कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। एडिक्वेट लाइवलीहुड, अगला है इक्वल पे फॉर द इक्वल वर्क, जैसे वुमेन तथा मैन के लिए अलग अलग चीजें, अलग अलग रेट मिलता है। जैसे कहा जाए तो आज लेबरों में अगर देखा जाए, जो मेन है मैन है, उनको मिलता है 700 रुपए, तो वुमेन को कितना मिलता है 650 या फिर 600 रुपए। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हो भाई, सिंपल सी बात है, करना तो करो, नहीं करना मत करो। तो ऐसी बात हो जाती है। तो ऐसे के लिए आप न्यायालय में अप्लाई नहीं कर सकते, नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि ये वो अधिकार है, आप इसके लिए दावा नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए, अब बात आती है कि डीपीएसपी तथा मौलिक अधिकार में क्या संबंध होता है। तो ध्यान से समझिएगा, मौलिक अधिकार नागरिकों को दिए जाते हैं, जबकि डीपीएसपी राज्य को मिलता है। उद्देश्य क्या होता है? जनता की भलाई करना। राज्यों में भी जनता रहती है और जनता मतलब जनता होती ही। मौलिक अधिकार व्यक्ति के हक के लिए होता है। नीति निर्देशक जो चीजें होती है सरकार को बताती है कि भाई क्या करना चाहिए। फंडामेंटल राइट्स गिव राइट टू इंडिविजुअल्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल किसको दिया जाता है? टेल द गवर्नमेंट व्हाट इट शुड डू, यानी कि वो क्या काम कर सकते हैं। अंतर की बात कर लेते हैं। जैसे इसके लिए आप न्यायालय में जा सकते हो फंडामेंटल राइट्स के लिए, इसके लिए आप न्यायालय में नहीं जा सकते हो, बस ये अंतर हो गया। तो ये चीजें मैंने आपको बता दी। अच्छा, साथ मिलकर काम कैसे कर सकते हैं? भाई देखो, मौलिक अधिकार में भी व्यक्तियों की अधिकारों की रक्षा होती है, और फंडामेंटल राइट्स जो होता है वो जाहिर सी बात है प्रोटेक्शन द राइट ऑफ द इंडिविजुअल्स करता ही है। और नीति निर्देशक सिद्धांत किसके लिए होता है? भाई समाज के लिए होता है। समाज में जो कमजोर लोग होते हैं उनके लिए अच्छा एक मौका मिलता है, यानी कि फॉर्मुलेट पॉलिसीज फॉर द बेनिफिट द वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, ये चीजें होती हैं। दोनों ही राज्य के कल्याण के लिए होते हैं, यानी कि वेलफेयर स्टेट के लिए चीजें होती हैं, ठीक है। अब एक लास्ट चीज हम पढ़ लेते हैं, इसके बाद ये चैप्टर जो है अपना ओवर हो जाएगा। तो ध्यान से देख लीजिए। तो सबसे पहले मौलिक अधिकार, ये 4 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे डीपीएसपी एंड फंडामेंटल राइट्स में क्या अंतर होता है? तो एक साइड हमने मौलिक अधिकार लिख लिया, एक साइड हमने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत लिख लिया। सबसे पहला भाग इसमें दिया गया 3 में, इसमें भाग 4 में दिया गया। यानी कि आप ऐसा लिख सकते हो पूरा का पूरा सेंटेंस कि संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार का जिक्र किया गया, भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का जिक्र किया गया। अनुच्छेदों की बात करें तो 12 से लेकर 35, इसमें बात करें तो 36 से लेकर 1। कहाँ से लिया गया? अमेरिका से लिया गया, जो कि मैंने पहले ही चैप्टर में आपको बता रखा है। आयरलैंड से नीति निर्देशक सिद्धांत लिए गए। इसके लिए आप न्यायालय में जा सकते हो, यानी कि कानूनी सहयोग मिला हुआ है, इसके लिए कानूनी सपोर्ट नहीं मिला हुआ। न्यायालय में जाने की अनुमति, न्यायालय में नहीं जा सकते। मौलिक अधिकार से संबंध ये व्यक्तियों का है, इसमें समाज का है, क्योंकि डीपीएसपी किसके लिए? समाज के लिए। मौलिक अधिकार व्यक्ति के कल्याण को बढ़ावा देती है, जबकि नीति निर्देशक सिद्धांत समुदाय के कल्याण को बढ़ावा देती है, ठीक है। सेम वही इंग्लिश में भी है, पार्ट 3, पार्ट 4 एंड आर्टिकल 12 टू 35 एंड 36 टू 51 बोरोड किया गया है यूनाइटेड स्टेट से, ये आयरलैंड से। इसके लिए लीगली इन्फोर्सिबल है, आप इसके लिए न्यायालय जा सकते हो, इसके लिए नहीं जा सकते हो। परमिशन अप्रोच वही कोर्ट का है, इसमें नहीं है। एंड आगे फंडामेंटल राइट्स आर रिलेटेड टू इंडिविजुअल्स, यानी कि व्यक्तियों से रिलेटेड होता है, ये सोसाइटी से रिलेटेड होता है। इसके लिए आप ये वेलफेयर ऑफ इंडिविजुअल के लिए होता है, वेलफेयर ऑफ कम्युनिटी के लिए होता है। तो ये चीज़ें होगी। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी। इस तरीके से आपने सेकंड चैप्टर का हर एक चीज़ पढ़ लिया। आई होप आपको अच्छा लगा होगा वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और अच्छे से चीज़ों को करिए, अच्छे से चीज़ों को, है ना, करिए, पढ़िए। और वीडियो में अगर नए हैं तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें, और अच्छे से पढ़ना है, यूट्यूब से थोड़ा सा हट के पढ़ना है, तो आप विकास स्टडी पॉइंट का एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करें, जहाँ पे आपको सारी चीज़ें एड फ्री देखने को मिलती है, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।